हम पहुंचे हैं पेशावर के पॉश एरिया हयाताबाद में। सेफ सिटी पेशावर का प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पेशावर के हयाताबाद से शुरू होना था, जिसका फैसला गुज़िश्ता साल हुआ। ताहम इस पर अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ, महज कागजी कार्रवाई। यहाँ के शहरी बहुत परेशान भी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर चोरियाँ, डकैतियाँ, घरों के बाहर से गाड़ियों को उठा लेना, मोटरसाइकिलों की चोरी होना और मोबाइल स्नैचिंग, तो यहाँ शायद रोज़ाना 10 से 12 लोग अपने मोबाइल से महरूम हो जाते हैं। यही बात करने के लिए इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से पुलिस पर शहरी क्या कहते हैं पेशावर के, और यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन रिजवान शेख दिखा सके तो हयाताबाद में कहीं भी कोई CCTV कैमरे पुलिस की जानिब से नहीं लगाए गए। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जराइम की रोकथाम और मुजरिमान की निशानदही में कलीदी हैसियत इख्तियार कर चुका है। दुनिया भर में बड़े बड़े जराइम के वाक़यात की तह तक पहुँचने के लिए इसकी मदद ली जाती है। आज के डिजिटल दौर में पेशावर जैसे अहम और हसास तरीन शहर में CCTV कैमरों का ना होना हुकूमती कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आवाम का जराइम की रोकथाम के लिए हुकूमती तरजीहात से मुतालिक क्या कहना है, आइए आपको लोगों के तासुरात दिखाते हैं। पेशावर में बदअमनी बढ़ती जा रही है, दिन दिहाड़े भी कत्ल हो रहे हैं, मोबाइल की खातिर आम तौर पे जान ले ली जाती है। मुझे बताइएगा कि शहरी इस वक्त क्या महसूस करते हैं जब वो घरों से निकलते हैं, क्या वो महफूज हैं? पेशावर के शहरी इस वक्त ख़ुद को बिल्कुल गैर महफूज महसूस कर रहे हैं। तो घरों से निकलते हैं, मोबाइल फ़ोन जिस तरह ऑन करते हैं, चोर पहुँच जाते हैं, मोबाइल फ़ोन छीन के चले जाते हैं या गोली मार देते हैं। जब थाने जाते हैं तो पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं करते, FIR इतनी आसानी से दर्ज नहीं होती है। पेशावर शहर एक खूबसूरत शहर है और इसमें बहुत अच्छे लोग रह रहे हैं, मगर हुकूमत की नाक़स पॉलिसी की वजह से और गलत पॉलिसी की वजह से ये इस तरह हो गया जिस तरह यतीम नहीं होते, यतीम बच्चा। तो इधर अमन व अमान भी बहुत ज़्यादा ख़राब है और जो हुकूमत इधर आती है वो हुकूमत पेशावर के लिए कुछ भी नहीं करते। पेशावर का भी यह है कि वो बाकी पाकिस्तान की तरह पेशावर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इसी तरह जो पाकिस्तान में हमारे जो अमन अमान कायम करने वाले जो इदारे हैं उस पर कभी तवज्जो नहीं दी गई, उस पर कभी इन्वेस्ट नहीं किए गई। अब हमारे थाने में जितनी कैपेसिटी हो उसमें होने चाहिए वसाइल, उनके पास वो वसाइल ही नहीं है कि अब आबादी को और जो अब मसाइल जितने हैं अमन अमान के हवाले से वो उस अंदाज से उनको वो टैकल कर सके। तो इस हवाले से हम तमाम हुकूमती इदारों से, वफाकी हुकूमत से और तमाम उनसे हम ये मुतालिबा करते हैं कि KPK पुलिस को उनकी वसाइल दिए जाएँ, जितने यहाँ मसाइल है उसके मुताबिक उनको वसाइल फ़राहम किया जाए ताकि अमन व अमान के मसाइल जो है उसी तरह बहाल रखा जा सके। हम गुलबहार के रिहायशी हैं और गुलबहार में मेरा बेटा घर से अपनी वालदा को और ख़ाला को लेके किसी काम से बाहर निकला और उसकी वालदा और ख़ाला जो है तो किसी दुकान में किसी काम से गई और ये गाड़ी में बैठा हुआ था और अपने मोबाइल में लगा हुआ था कि इतने में एक शख्स आया, उसने शीशे पे नॉक किया और नॉक करने के बाद उसने देखा कि बच्चा अकेला है। उसने दरवाज़ा खोल के पिस्टल उसके साथ लगा दिया और उसके हाथ में जो मोबाइल था वो उसने उससे ले लिया। तो आया तो वो उसके सिर्फ मोबाइल छीनने के लिए था, लेकिन जब उसकी नज़र साथ वाली सीट पे पड़ी तो वहाँ पे पर्स पड़ा हुआ था मेरी वाइफ का और उसमें तकरीबन 1,80,000 रुपये वो ज्वेलर के पास जा रहे थे कुछ ख़रीदने के लिए। तो उस लड़के ने कहा कि इस पर्स को भी खोलो। तो मेरे बेटे ने मज़ाहमत नहीं की, उसको हमने मना किया होता कि कभी कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जो कुछ मांगे उसको दे देना। तो उसने एक हाथ से उसके पिस्टल उसके ऊपर रखा और दूसरे हाथ से उसने सीट में आगे होकर साथ वाली सीट से पर्स खोल के उसमें से नकदी और साथ में जो ज्वेलरी थी वो भी उससे ले ली और उसके बाद उसने उसको कहा कि किसी को कुछ भी मत करना जब तक वो दरवाज़ा बंद कर चला नहीं गया। और मेरा बेटा इतना ज़्यादा शॉक हो गया था कि थोड़ी देर तक तो उसको बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है। पुलिस का कहना है कि ये मनसूबा शहर को महफूज बनाने के लिए नागुज़ीर है, लेकिन हुकूमत इसमें ताख़ीर की वजह फंड्स की कमी को करार दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल खिलाफा पेशावर के शहरियों में एक ख़ास किस्म का इसतराब पाया जाता है और ये कि उनकी ना जानें महफूज हैं ना उनका माल, और यही वजह है कि वो पुलिस की कारकर्दगी से भी मुतमईन नज़र नहीं आते। उनको गिला ये है कि पुलिस उनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है। दूसरी जानिब पुलिस का जो मौक़िफ़ है वो हम कोशिश करेंगे कि उनसे लें। पुलिस का जो पेशावर सेफ सिटी के हवाले से जो प्रोजेक्ट है, आया वो फ़ायदेमंद होगा अगर इस पर अमल दरामद हो जाता है, और पुलिस को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं CCPO कासिम अली साहब से मालूम करते हैं कि उनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और जो लोग कहते हैं कि वो पुलिस की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं तो उसका वो क्या जवाब देंगे। सर ये बताइएगा, शहरी आपसे बहुत गिले रखते हैं। थैंक यू मैडम।
देखिए, पुलिस से गिले तकरीबन इट्स कॉमन एवरीवेयर। जितना पुलिस के ऊपर वर्कलोड है, जो क्राइम का वॉल्यूम है, पुलिस की परफॉर्मेंस ज़ाहिर है रिसोर्सेज को देखते हुए 100% नहीं है, लेकिन अगेन इसमें रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, दूसरे ऐसे इश्यूज़ और चैलेंजेस हैं। पुलिस हमारी ज़्यादातर वही ट्रेडिशनल स्टाइल पे चल रही है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको दूसरे मॉडर्न एडवांस कंट्रीज़ ने अपनाया हुआ है। बदकिस्मती से हम अभी तक उसको अपना नहीं सके। तो जो ट्रेडिशनल तरीक़ेकार की पुलिसिंग है उसमें स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर पुलिस ने ठीक ठाक काम किया है। जो न्यूट्रल ऑब्ज़र्वर्स हैं या जो फिगर्स हैं, आम शहरी हैं, उसमें भी वो आपको बता देंगे कि इसमें काफ़ी फ़र्क आया हुआ है। पुलिस जो कुछ कर रही है, मेरे ख़्याल में हमें उसको भी प्रॉपरली प्रोजेक्ट करना चाहिए कि इन महदूद वसाइल के बावजूद पुलिस जिस हद तक जहाँ उनसे मुमकिन है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है। पिछले साल भी हमने बहुत सारे स्ट्रीट क्रिमिनल जो हैं उसमें से कुछ न्यूट्रलाइज़ हुए, कुछ पुलिस मुकाबलों में ज़ख्मी हुए, बहुत सारे जो स्टोलन प्रॉपर्टी है वो रिकवर भी हुई है, बहुत सारे जो हैं जेलों में भी हैं। लेकिन यस, देयर आर चैलेंजेस। जहाँ तक आपने बात की सेफ़ सिटी की, पेशावर डज़ डिज़र्व अ प्रॉपर सेफ़ सिटी। ये प्रोजेक्ट पिछले तकरीबन 1.5 डेकेड से अंडर डिस्कशन या प्लानिंग के स्टेज के ऊपर रहा है, लेकिन अभी तक इसको कोई प्रैक्टिकल शेप मिली नहीं है। भी बड़ा प्रोजेक्ट, बिकॉज़ जो लास्ट इसकी असेसमेंट हुई थी वो थी 20 अरब रुपए की। तो KP जैसे छोटे प्रोविंस के लिए 20 अरब रुपए का बजट जो है इट इज़ क्वाइट सम अमाउंट। सेफ़ सिटी के प्रोजेक्ट के फ़वाइद बेतहाशा होते हैं। उसमें आप जो ह्यूमन एरर का एलिमेंट होता है वो उससे निकल जाता है। एक सिपाही जो रोड पे खड़ा होता है वो हार्डली कोई बिज़ी रोड में हार्डली कोई 100 मीटर तक देख सकता है, लेकिन अगर एक कैमरा लगा हुआ है, PTZ कैमरा जो मूविंग कैमरा होता है, वो आपको किलोमीटर्स तक जो है तमाम व्यू आपको दे सकता है, और उसमें न कोई थकावट है, ना उसमें कोई गलती की गुंजाइश है। तो सेफ़ सिटी, और फिर स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, पेशावर की आबादी अब है कम से कम 60 लाख के करीब लोग। ये 60 लाख के करीब लोग आप मैनुअल तरीके से अगर इसके ऊपर पुलिसिंग करेंगे तो उसमें बेतहाशा इश्यूज़ उसमें आएंगे, उसमें पुलिस से गिले शिकवे भी आएंगे, पुलिस की एक्सेसेस का भी लोग जिक्र करेंगे। लेकिन अगर हमें ये एक प्रॉपर सेफ़ सिटी सिस्टम मिल जाए तो हम उस हिसाब से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकेंगे। और मेरा ख़्याल है कि जैसे इस्लामाबाद में हो चुका है, लाहौर में हो चुका है, तो अब पेशावर में इट इज़ मस्ट कि यहाँ पे भी एक सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट हम बिल्ड कर सकते हैं। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं कोयटा की जानिब, जहां अगवा बराए तावान के वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है। अगवाकारों ने 10 साला मुसव्विर काकड़ को अगवा किया, लेकिन 2 माह गुजरने के बावजूद इंतजामिया से बाजियाब कराने में नाकाम नजर आई। इस केस के हवाले से हमारे नुमाइंदे सलमान अशरफ ने तफसीलात फराहम की हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आज हम कोयटा की एक स्टोरी हाईलाइट कर रहे हैं जिसमें 10 साला बच्चे को 2 माह कबल स्कूल जाते हुए अगवा किया गया और अब तक वो बाजियाब नहीं हो सका। मैं सलमान अशरफ अपने कैमरामैन अरशद नईम के साथ इस वक्त मौजूद हूँ पटेल बाग के उस घर पर जो मुसव्विर काकड़ का घर है, उस 10 साला बच्चे का, जिसे सुबह यहाँ पर उसके चचा ने गाड़ी में सवार करवाया, स्कूल वैन में वो यहाँ से जा रहा था जब उसे यहाँ से अगवा किया गया। अब हम आपको कैमरामैन से कहेंगे कि वो आपको ये पूरा रूट दिखाए। ये घर था जहाँ से वो रवाना हुआ। इसके बाद इस गली में उस कोने पर जहाँ पर वो मस्जिद भी मौजूद है, उसके साथ तो वो एरिया है जहाँ पर नामालूम मुसल्ला अगवाकारों ने उनकी गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, उसको स्कूल वैन से उतारा और अपने साथ अगवा करके नामालूम मकाम पर ले गए। सलमान अशरफ मौजूद हैं मगवी बच्चे के चचा के साथ। बच्चे के घर वाले पुलिस की कार्रवाई से किस हद तक मुतमईन हैं और आया फैमिली के अपने ज़राए के मुताबिक अगले दिनों में कोई पेशरफ्त होने जा रही है या नहीं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुसव्विर खान के घर पर और उनके चचा हाजी मलंग खान से बात कर रहा हूँ। वो बताएंगे इस केस के हवाले से पेशरफ्त के और जो ओवरऑल सिचुएशन है उस पर वो क्या कहेंगे। ऐसा बताएं कि इस केस के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, पुलिस ने आपको क्या बताया है और आपकी अपनी जो कबायली सोर्सेज हैं वो क्या कहते हैं। पुलिस तो लगा हुआ है और भी एजेंसियाँ इसमें लगे हुए हैं और हमको उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर का मामला करेगा।
प्रोसेस तो उसी जगह पे रुका हुआ है जो पहले दिन से है, वही जो मकान जो आपका पकड़ा गया है, गाड़ी पकड़ा गया है, उससे आगे तो ये लोग अभी तक तो नहीं बढ़े हैं मेरे नज़र में। तो ये लोग तो हम लोगों को तसल्लियाँ दे रहे, तो हम लोगों को तसल्ली तब होगी जब बच्चा हमारे हवाले होगा, तब तसल्ली होगी। अच्छा, जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया आप कहाँ थे, आपको कैसे इत्तला मिली, ये इस वाक़े के हवाले से कुछ बताइए। ये 15 नवंबर का दिन था। सुबह 8:05 मैंने बच्चे को वैन पे बिठा दिए, मैंने ख़ुद बिठाया वैन पे। तो हमारे घर से तकरीबन ये चौक पे है, तकरीबन एक परलांग होगा, या मस्जिद के सामने उस लोगों ने प्रियस गाड़ी वैन के आगे डाली और उनमें से 2-3 बंदे उतरे। उन्होंने बच्चा उठा के गन पॉइंट पे, वो जो वैन वाला था उसके कनपट्टी पे गन रख के बच्चे को उठा के ले गए। ये सुबह 8:05 का टाइम था, 15 नवंबर। उसके बाद क्या सूरत हाल रही? आपने FIR दर्ज कराई, एहतजाज किया, उसमें क्या ओवरऑल सिचुएशन रही? उसके बाद तो बस ये हुआ कि वो वैन वाला फ़ौरन भाग के आया कि भाई ऐसा बच्चा मुझसे उठा के ले गया है। फिर हम लोगों ने जाके गोलमंडी थाने में FIR करवाई। FIR में हम लोगों को सुस्ती नज़र आई, उस लोगों का कोई ख़ास वो नहीं था। तो फिर हम लोगों ने ये है कि फिर एहतजाज की तरफ हम लोग गए सरीना चौक पे, सरीना चौक को बंद किया। उसके बाद फिर इन लोगों को थोड़ा हरकत हुआ। तो उसके बाद तो फिर हम लोगों ने तकरीबन 14 दिन तक ये धरना हम लोगों का जारी रहा। फिर वज़ीर आला के यकीन दयानी कि भाई हम लोगों को आप 10 दिन का टाइम दे। फिर उन लोगों को हम लोगों ने 28 नवंबर को मेरे ख्याल से हम लोगों ने धरना ख़त्म किया। कोयटा में मुख्तलिफ तबका है फ़िक्र के अफराद इस केस को लेकर सरापा एहतजाज हैं। अंजुमन ताजरान के सदर भी इस एहतजाज का हिस्सा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि उनका आगे का लाएहमल क्या होगा। अंजुमन बलूचिस्तान जो रजिस्टर्ड है बलूचिस्तान में, उनके सदर हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे अब्दुर्रहीम काकड़ साहब से कि अब जो सूरत हाल है उसमें उनका आज के बाद क्या अमल होगा। रहीम काकड़ साहब बताइएगा क्या सूरत हाल है और आपका ये एहतजाज था, अब क्या सूरत हाल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका और आपका पूरा टीम का शुक्रिया। तो आपको मालूम है कि मुसव्विर काकड़ की बेज़ाबी के लिए हम लोगों ने बहुत एहतजाज किया है। तकरीबन हम लोगों ने 15 दिन सरीना होटल के सामने धरना दिया है, फिर शटरडोन हड़ताल हुआ है, फिर पायजाम हुआ है पूरा सूबे में। और इसके बाद फिर जो है वज़ीर आला ने हम लोगों को बुलाया कि बस हम लोगों को एक 10 दिन टाइम दे दो, और हम लोग जो है पहुँचा हुआ है वहाँ तक। इंशाअल्लाह ताला मुसव्विर को बाजियाब करेंगे। इसके बाद फिर IG ने हम लोगों से 2-3 दफ़ा टाइम लिया है कि आप लोग हम लोगों को टाइम दे, हम लोग पहुँचा हुआ है वहाँ। इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में, हफ्ते में हम इनको बाजियाब करेंगे। शहरियों की जानिब से 14 रोज़ तक धरना दिया गया। सलमान अशरफ इस वक्त धरने के मकाम पर मौजूद हैं और एहतजाजी कमेटी के कन्वीनर से बात कर रहे हैं कि उनका इस वक्त हुकूमत से क्या मुतालबा है। कोयटा शहर में मुसव्विर काकड़ के अगवा के बाद शहरियों की जानिब से भरपूर एहतजाज देखने में आया। ये मेरे अकबी सिम्त में वो इत्तेहाद चौक है जहाँ पे अहले खाना ने मुख्तलिफ सियासी जमातों, उनके साथ साथ सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी के साथ मिलकर तकरीबन 14 रोज़ तक यहाँ पर धरना दिया। इस धरने के दौरान उनका ये मुतालबा रहा कि फ़ौरी तौर पर हुकूमत 10 साला तालिब इल्म मोहम्मद मुसव्विर काकड़ को बाजियाब करवाए, लेकिन उसके बावजूद उसकी बाजियाबी अभी तक अमल में नहीं आई। इसके बाद यहाँ पे जो धरने के शुरका थे उन्होंने एक बाज़ाब्ता कमेटी कायम की और कमेटी में मुख्तलिफ कबायली और सियासी रहनुमा और पार्टियों के अहदेदारान शामिल थे। इसमें जो कन्वीनर मुकर्रर किया गया सरदार रशीद नासिर को, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद, हम उनसे जानते हैं। सर, ओवरऑल सिचुएशन बताएं कि आपने यहाँ एहतजाजी धरना दिया, आपका मुतालबा क्या था, फिर धरना ख़त्म किया गया, क्या वजूहात हैं और अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले सलमान अशरफ आपका और जीव का बड़ा शुक्रिया। आप लोगों ने मुसव्विर काकड़ केस को पहले भी बहुत हाईलाइट किया था और आज भी उस पर आप लोग एक स्टोरी बना रहे हो। बुनियादी बात यह है कि हम लोगों ने पूरे बलूचिस्तान के जितनी पॉलिटिकल पार्टियां थी, यहाँ के जितने कबाइल थे, उन सब ने मुश्तरका तौर पे इसलिए यहाँ पे धरना दिया कि चूँकि
बलूचिस्तान तो पहले भी बदआमनी का शिकार था। कभी किस नाम पे बदआमनी थी, कभी किस नाम पे बदआमनी थी। ये पहला वाक़या था कि 8 साल 9 साल कमसन तालिब इल्म को अगवा बर तावान के लिए अगवा किया गया। तो इसलिए पूरे बलूचिस्तान के आवाम और खुसूसन कोयटा के आवाम सरापा एहतजाज हो गए, जिसमें तमाम अक़वाम, तमाम पार्टियाँ, मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनके अपने दरमियान भी बहुत इख्तलाफात थे, लेकिन मुसव्विर काकड़ केस पे तमाम बलूचिस्तान की सियासी जमातें एकजा हो गई और उन्होंने एक बहुत लंबा तवील एहतियात चौक पे, जिसको हम रेड जोन कहते हैं, इस पे एक 13 दिन का तवील धरना दिया। नाज़रीन, हमने पुलिस का मौक़िफ़ भी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन इस हवाले से सलमान अशरफ को क्या बताया गया, देखिए इस रिपोर्ट में। मुसव्विर काकड़ केस के अगवा के हवाले से जब हमने रब्ता किया पुलिस से उनका मौक़िफ़ जानने के लिए, तो DIG कोयटा की जानिब से ये कहा गया कि वो इस सूरत हाल में तफ्तीश के उस मराहिल पर हैं कि मीडिया को दिया जाने वाला बयान जो है वो किसी भी हवाले से उनकी तफ्तीश पर असरअंदाज हो सकता है। जैसे जैसे तहकीकात मज़ीद बढ़ रही हैं तो उनको कई ऐसे शवाहिद मिले हैं जिसकी रोशनी में वो इस केस पर काम करें, और उम्मीद है कि वो जल्द मग़वी 10 साला तालिब इल्म मोहम्मद मुसव्विर को बाज़ियाब करवाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त वो मीडिया को किसी किस्म का भी मौक़िफ़ देने से सूरत हाल के हवाले से उनका कहना था कि मौक़िफ़ वो नहीं दे सकते।